गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बोर्स मॉडल। और बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था उसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, क्योंकि अभी तक हमने जितने मॉडल डिस्कस किए उनसे कुछ ना कुछ फेलियर्स थे। उसके बाद हमने जो न्यू डिस्कवर्ड मॉडल जो है उनके लिए क्या इंस्पिरेशन था, उनको कैसे अपन डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है उसके ड्यूअल नेचर की हेल्प से आगे के जो मॉडल्स उनको डेवलप किया गया। ड्यूअल नेचर क्या था अपने पास, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो कर सकता है, उसको हम ड्यूअल नेचर कहते हैं और उसके बारे में हमने डिस्कस किया टॉपिक्स अलग अलग। अब आज की क्लास में हम करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स जो है वो पॉस्टुलेट्स क्या है। फर्स्ट पॉस्टुलेट अपन क्या कह सकते हैं कि बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियस जो होता है बहुत स्मॉल पार्ट में सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेकंड थ्योरी जो थी वो इंपॉर्टेंट थ्योरी था। क्या था सेकंड थ्योरी के अंदर अपने पास कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और ये जो सर्कुलर पाथ में जब ये रिवॉल्व करता है, देन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, attraction force that's also called centripetal force always be equal to the centrifugal force, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज स्पीशीज होता है जिसमें मास होता है, किसी भी मास वाली जो स्पीशीज होती है या मटेरियल होता है, जब वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है तो इसके ऊपर आउटर डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाइड होता है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, फैन है, फैन के ऊपर अपन ने कुछ भी रख दिया, फैन को जैसे ऑन किया तो फैन क्या होता है, यूं रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में। तो जो भी उसके ऊपर मटेरियल रखा हुआ है वो क्या करेगा, या बताइए, आप बताइए कि फैन के इनसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा या आउटसाइड डायरेक्शन में। नेचुरली अपने पास अगर वहां पर अपन ने फैन के ऊपर कोई मटेरियल रखा है और फैन को ऑन किया तो जैसे ही फैन रिवॉल्व करता है उसमें जो मटेरियल है वो आउटसाइड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो आउटसाइड डायरेक्शन में यानी सेंटर से दूर जो अपने पास फोर्स अप्लाइड हो रहा है दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पे टू टाइप्स के अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। फर्स्ट अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटसाइड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बट ये दोनों ही फोर्स हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होता है। Ze² equals to mv²r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²r और सेंट्रीपिटल है Ze²r²। r से r कैंसिल कर दें, देन Ze²r equals to mv²। फर्स्ट इक्वेशन हो गया अपने पास। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इस सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो कोई भी एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है नॉर्मली और ना एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, और इसमें जो दोनों फोर्स है वो एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहेगा, इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये स्टेशनरी सर्कुलर पाथ होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिनकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर रेडियस जो होता है उसको हाफ कर देता तो क्या उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में चला जाता, या अट्रैक्शन फोर्स जो था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, क्या वो अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल कंपैरिजन में ग्रेटर होता या नहीं होता। अगर ग्रेटर होता तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता, न्यूक्लियस में चला जाएगा। बट क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रेडियस को हाफ कर देंगे तो उस केस में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि रेडियस कम होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम हो गया और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। बट उस केस के अंदर यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा था इलेक्ट्रॉन
वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज हो गया तो अपने पास वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेडियस कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा। तो देखो बेटा, दोनों चीजें हमेशा क्लियर है, रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होता है, और साथ में क्या होता है, वेलोसिटी भी इंक्रीज होता है। इट मींस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था बोर्स मॉडल का, जो अपने का सेकंड पोस्टुलेट मान लीजिए अपने पास सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो अपने पास क्या है, अपने पास इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ मूव करता है उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दैट सर्कुलर पाथ, electrons revolve only in that circular path which angular momentum mvr equals to the n multiples of h upon 2 pi, या multiples integer multiples of h upon 2 pi। तो इलेक्ट्रॉन जो है केवल ऐसे सर्कुलर पाथ मूव करेगा जहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, केवल उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। इट मींस कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिन ऑर्बिट से मूव करता है, वो ऑर्बिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हो तो n इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अगर n इक्वल्स टू 1 है देन एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi, वैल्यू 2 कर दिया तो क्या होगा, 2h upon 2 pi, 3 कर दिया तो कितना होगा, 3h upon 2 pi, 4 कर दिया तो कितना होगा, 4h upon 2 pi, इनफिनाइट कर दिया तो कितना होगा, इनफिनाइट h upon 2 pi, ठीक है। तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं और हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ये जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे ऑर्बिट में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का इंटीजर मल्टीपल हो, और इंटीजर मल्टीपल है इट मींस n का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है इनकी वैल्यू बता रहा है कि 1 2 3 4 5 हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती है। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिन सर्कुलर पाथ के अंदर जिन ऑर्बिट्स में मूव करता है, वो ऑर्बिट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा फिक्स होती है, दैट्स आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाला, ओके। अब देखो अपने पास दो थ्योरम हो गई, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, जनरली इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो कोई भी ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एमिट करता है, बट अगर इसको आउटर सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर दो, देखो एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होते हैं वो n ऑर्बिट्स होते हैं, इस तरह से। सपोज इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में और एनर्जी क्या है इनकी फिक्स है, इसका एनर्जी सपोज 20 है जूल, इसका हमने अज्यूम कर लिया 50 जूल, इसका अज्यूम क्या सपोज करो 80, ये सपोज कर लो 150, इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या कहा, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना एनर्जी को एमिट करता है, बट अगर इसको किसी आउटर सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करें, आउटर सोर्स से अगर एनर्जी प्रोवाइड करें तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है और हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाता है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन 20 जूल वाले ऑर्बिट में है और मैंने इसको क्या किया, कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया 30 जूल के आसपास, तो टोटल कितना हो गया 50 जूल, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला गया 50 जूल वाले, या हो सकता है ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है 150 में भी जा सकता है, ठीक है। जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन वापस अपने एक्साइटेड होकर यहाँ मूव कर गया और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है उस एनर्जी को वापस क्या करेगा, एमिट करेगा, रिलीज करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, थर्ड पोस्टुलेट जो है उसके अकॉर्डिंग कि एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी always be equals to the higher energy state and lower energy state, यानी डेल्टा E इक्वल्स टू क्या होता है, E2 माइनस E1। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, कितना एनर्जी एमिट किया है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है और जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है उन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस है। सपोज मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चला गया, 50 जूल चला गया, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो हायर एनर्जी स्टेट का एनर्जी कितना है 50, लोअर कितना है 20, तो 50 माइनस 20 कितना हो गया 30। ठीक है, तो हमारे पास बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी एमिट करता है, तो एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी जो होता है वो हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कुछ बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे, 3 और 4 पोस्टुलेट्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये जो पोस्टुलेट्स हैं, इन पोस्टुलेट्स की हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट की रेडियस है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी है, वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब हमने पहले स्टार्टिंग में इसके पोस्टुलेट्स किए हैं और अब हम क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस मींस कि हमारे पास अगर रेडियस कैलकुलेट करना हो तो रेडियस की वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो देखो फर्स्ट अपने पास हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस किसका होगा, रेडियस होगा ऑर्बिट का। ठीक है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास जो बोर्स थ्योरी था उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था ZE स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू mv स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। या हम यहां क्या करें, v इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mr, सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, v की वैल्यू को प्लेस कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, वैल्यू ऑफ v प्लेस्ड इन इक्वेशन 1, ZE स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू m, v स्क्वायर है, यहां पर v की वैल्यू प्लेस करें तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखें, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। m से ये एक m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास, r इक्वल्स टू, r को ऊपर ले गया, z स्क्वायर को नीचे ले आया, तो r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेडियस हो गया। ठीक है, अब देखो इस रेडियस के अंदर हमारे पास h क्या है, h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पाई 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg। ठीक है, z एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर नॉर्मली हम यहां पर हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो एटॉमिक कितना रहेगा 1 रहेगा, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब्स। अगर ये सारी वैल्यूज प्लेस कर दें जो अपने पास कांस्टेंट वैल्यूज, तो हमारे पास रेडियस कितना आएगा, r इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाई n स्क्वायर अपॉन z इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में रेडियस की वैल्यू आ गई। अगर सपोज करो n इक्वल्स टू क्या ले लें हम, कांस्टेंट ले लें, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या आएगा r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z,
तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1। और अगर Z की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट लिख दिया तो क्या आएगा अपने पास, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर मींस R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज को अपन ने कह दिया कि कुछ एलिमेंट्स दे दिए अपने पास, या हाइड्रोजन दे दिया कि हाइड्रोजन जो है उसके फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो अब देखो हाइड्रोजन का फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट है, इट मींस z की वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट n की वैल्यू क्या है, एक बार 1 है एक बार 3 है, तो रेशियो क्या आएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रेज़ टू 9, ये रेडियस का रेशियो होगा। ठीक है, ऐसे अगर सपोज करें अपने पास हाइड्रोजन और हीलियम प्लस दोनों के अपने पास सेकंड ऑर्बिट के लिए रेशियो पूछे, तो अब देखो यहाँ पर ऑर्बिट की n की वैल्यू कांस्टेंट हो गई बट एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा अपने पास, R1 अपॉन R2, यहां लिख दूं मैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू Z2 क्या है, हीलियम, और हीलियम का अपने पास एटॉमिक नंबर कितना है 2 और हाइड्रोजन का 1, तो रेशियो क्या आ गया 2 रेज़ टू 1। तो ये हमारे पास रेडियस जो है उसको कैलकुलेट करने का तरीका है। रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने डेरिवेट किया, बोर्स मॉडल जो था उसकी थ्योरी को हमने डिस्कस किया, तो ये था हमारे पास रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। हालांकि अपने पास सिलेबस के अंदर डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट बहुत अच्छा होगा कि अगर हम इसको कंप्लीटली प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेडियस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर mz e स्क्वायर, या r इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई n स्क्वायर अपॉन z। या हमारे पास रिलेशन के साथ अगर रेडियस रेशियो निकालना हो तो वो रेडियस रेशियो जो होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेलोसिटी। थैंक यू।